नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ये हमारी इस सीरीज की 207वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, इससे पहले की जो हमारी मास्टर वीडियोस हैं इस सीरीज की, उनको नहीं देखा है, तो आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो। यानी राज्य ये प्रयास करेगा कि जो हमारे संसाधन हैं उनका इस तरह से इस्तेमाल किया जाए, इस तरह से उन्हें सभी में बराबर बांटा जाए जिससे सबका लाभ हो, सबका भला हो। यह बात डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी में एक अनुच्छेद आता है आर्टिकल 39। जो आर्टिकल 39 है उसमें राज्य को किन किन सिद्धांतों का पालन करना है उनके बारे में बताया गया है। मुख्य तौर पर 5 सिद्धांत इस आर्टिकल में दिए गए हैं, जिनको 1, 2, 3, 4 या ABCD इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आपको उसी उपखंड में पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 39वें का जो बी वाला खंड है, यानी दूसरा खंड है, उसमें कहा गया है कि सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण। ठीक है, यानी जो भौतिक संसाधन है उसको बराबर बांटा जाए जिससे सभी का एक साथ भला हो सके। हमने जब संविधान वाली सीरीज को कवर किया था, डीपीएसपी को उसके अंदर पढ़ा था, आर्टिकल 39 के बारे में हमने जाना। उसमें पहला जो खंड है 39 का फर्स्ट खंड ए या 1, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार देना, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा। दूसरा, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समवितरण, ये प्रयास करेगा। तीसरा, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, यानी उनका कंसंट्रेशन होने से रोकना, उन्हें एक दो व्यक्तियों के पास जमा नहीं होने देने का प्रयास करेगा राज्य। चौथा, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 के डी वाले पार्ट में यानी चौथे पार्ट में कहा गया है। पांचवा, कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी ध्यान रखिएगा राज्य। तो ये 5 हैं जो खंड वाइज आपसे पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मासिनराम किस पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित है? देखिए, विश्व में पहले सबसे ज्यादा जो वर्षा होती थी वो चेरापूंजी में होती थी, मेघालय में पड़ता है। लेकिन अब चेरापूंजी को पीछे करके दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो मासिनराम है। मासिनराम भी आपके मेघालय में पड़ता है। ठीक है, जो चेरापूंजी थी वो मेघालय के खासी पहाड़ियों में आती थी, और जो ये मासिनराम है ये भी इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो खासी पहाड़ियां हैं इन्हीं पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है मासिनराम, जो दुनिया का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं? तो देखिए, जब हमने भारत की भूगोल वाली सीरीज को कवर किया उसमें भारत की कृषि को देखा था। उसके अंतर्गत हमने चावल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था कि चावल जो होता है वो हमारे देश की प्रमुख फसल है, सबसे ऊपर आती है, दूसरे नंबर पर गेहूं आता है अगर हम पूरे देश के संदर्भ में बात करें। उसमें हमने चावल से जुड़े हुए अलग अलग तथ्यों को देखा था कि इसका जो वानस्पतिक नाम होता है ओरिजा सटाइवा होता है। ठीक है, चावल का। उसी में हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। शीतकाल में भी उगाया जाता है, शरद काल में भी उगाया जाता है और ग्रीष्म काल में भी उगाया जाता है। तो कितनी फसलें हो जाएंगी? 3। ये वाला क्वेश्चन आपसे हाल ही में CHSL के एग्जाम में भी पूछा गया था। इन तीनों के नाम भी पेपर में पूछे गए थे। आपसे एक पेपर में पूछा गया था ओस, इसके अलावा अमन और इसके अलावा बोरो, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे के सारे पश्चिम बंगाल में होने वाली चावल की 3 फसलें हैं।
ठीक है। जो ओस है ये शरतकालीन उगाई जाती है, अमन शीतकालीन और बोरो ग्रीष्मकालीन। ठीक है। देश में सबसे ज्यादा जो चावल का उत्पादन होता है वो बंगाल में ही होता है। ठीक है। चावल के उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है और उसे एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में टॉप पर आता है। ठीक है। चावल के लिए केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान बनाया गया है, वो आपके उड़ीसा के कटक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी या बादामी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? तो देखिए, किस पल्लव राजा ने वातापी के चालुक्यों को पराजित किया? ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से अब तक पेपर में पूछा जाता रहा है। सीएचएसएल के एग्जाम में थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को और ज्यादा ट्रिकी करने की कोशिश करी, लेकिन एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं वातापी के चालुक्यों का जो सबसे प्रमुख राजा था, सबसे महान राजा था, उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। जो पुलकेशिन द्वितीय है वो किस वंश का राजा था? वातापी के चालुक्य। और इस पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के दौरान वो शासन करता है। नरसिंह वर्मन प्रथम को सबसे शक्तिशाली पल्लव शासक माना जाता है। इसी नरसिंह वर्मन ने वातापी के पुलकेशिन द्वितीय को हराया, वातापी पर कब्जा किया और खुद वातापी कोंड की उपाधि को धारण किया। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है। इसके अलावा इसी नरसिंह वर्मन ने महामल्ल की उपाधि को भी धारण किया था वातापी को जीतने के बाद। महाबलीपुरम में रथों का निर्माण भी इसी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? देखिए, सरकार जितने भी विकासशील देश होते हैं उन सभी देशों में जो बजट चलता है वो किस तरह का चलता है? वो चलता है घाटे का बजट। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था कि आमतौर पर एक विकासशील देश का बजट कैसा होता है, तो आप कहेंगे घाटे का बजट होता है। घाटे के बजट का मतलब है कि जब सरकारी व्यय जो होता है वो राजस्व से अधिक हो जाता है, यानी खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम होती है, उस बजट को कहते हैं घाटे का बजट। विकासशील देशों में क्योंकि निर्माण ज्यादा जरूरी होता है तो बजट से ज्यादा ही हर बार खर्चा वहां पर होता है। आमतौर पर किसी भी विकासशील देश का जो बजट होता है वो घाटे का बजट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी? देखिए, नेटाल कांग्रेस की स्थापना या इसके संस्थापक कौन है? पहला क्वेश्चन आपके पास ये बन सकता है। नेटाल इंडियन कांग्रेस भी इसको कहा जाता है। इसके संस्थापक जो थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना करी थी 1894 में। कहां पर करी थी? साउथ अफ्रीका में करी थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था, वहां पर महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में जो पहला आंदोलन चला वो यहीं पर चला था 1894 में। एक विधेयक वहां पर लाया गया जिससे जो भारतीय दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं उनके मत अधिकार को खत्म कर दिया जा सके। उस विधेयक के खिलाफ लगातार आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया, उसके बावजूद वह विधेयक पारित हो गया। यानी जो आंदोलन था महात्मा गांधी का वो असफल रहा। और उस असफलता के बाद महात्मा गांधी और जो बाकी दूसरे भारतीय थे वो सभी लोग थोड़े से जागरूक हुए और उन्होंने कोशिश की कि आइंदा अगर हम भविष्य में कोई आंदोलन करते हैं तो एक संगठन हमारे पास होना चाहिए। और तब अस्तित्व में आया नेटाल कांग्रेस। ठीक है। तो 1894 में महात्मा गांधी ने इसे बनाया था। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में जो उनके कार्य थे, भारत आगमन के बाद जो उनके कार्य थे, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के 1947 तक का पूरा घटनाक्रम कहानी के रूप में हमने कवर किया है। सभी तथ्यों को देखा है। प्लेलिस्ट से आप नेशनल मूवमेंट का जो मास्टर वीडियो है उसको भी देख सकते हैं, जो पार्ट्स की वीडियोज हैं उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को देने के बारे में उल्लेख किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है जो SC ST और जो दूसरे कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा यहां पर सुनिश्चित करता और कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो इनकी आर्थिक और शैक्षिक जो इनके अधिकार हैं उनकी सुनिश्चित करे सुरक्षा और उनको बढ़ाए? यह आर्टिकल कहता है 46। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा।
अनुच्छेद 46 क्या कहता है? SC, ST कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हो और सामाजिक न्याय उनके लिए सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं और उनकी अवधि में कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ पंचवर्षीय योजना दी गई है, दूसरी तरफ उनका रनिंग पीरियड है, यानी वो कब से कब तक चली। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये आपके 1956 से लेकर 1961 तक चली। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी यह आपके 1961 से लेकर 1966 तक चली और चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी वो हमारी 1969 से लेकर 74 तक चली। आप देख सकते हैं पहले का टाइम पीरियड आपका मैच हो रहा है तो पहला सही है, दूसरे का टाइम पीरियड भी आपका मैच हो रहा है, दूसरा भी सही है। 1966 के बाद योजना विराम आया था, 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश चला था। ठीक है, और 69 में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, न कि 66 में। तो ये वाला कथन आपका गलत है, बाकी दोनों आपके सही सुमेलित हैं। आपको पूछा है कौन से सही सुमेलित हैं, तो पहला और दूसरा यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी इनसे जुड़े हुए कई सारे सवाल पेपर में पूछे जाते रहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर इनसे जुड़े हुए तथ्य के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना है हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके से, आप उसे देख सकते हैं अगर आपका ये वाला टॉपिक थोड़ा सा वीक है या आपने इसके नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान यानी NIMAS निमास फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरर स्पोर्ट्स। ये इसका पूरा नाम है। ये कहां पर स्थित है? देखिए इसकी जो स्थापना होती है वो 2013 में होती है। ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित यानी उन पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? यह नागरिकों के अधिकारों का कानून के माध्यम से उन्हें नियमन करना, वो सब किसके पास अधिकार है? तो कानून बनाने का अधिकार हमारे देश में केवल एक ही को है, वो है संसद। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आप सभी जानते हैं हमारे संविधान में नागरिकता से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं संविधान के भाग 2 में किए गए हैं। भाग 2 में 5 से लेकर के 11 आर्टिकल्स हैं, ये आपके नागरिकता से जुड़े हैं। इसी में जो ये 11वां आर्टिकल है ये कहता है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन होगा। वही बात आपसे पूछी गई है। एक पेपर में सवाल बना था कि यह चीज संसद के पास है, किस आर्टिकल में है? तो आप आर्टिकल बताएंगे 11। यहां पर पूछ लिया किसके पास है, तो आपने कहा संसद। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक इनमें से कौन सी पुस्तक है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्हें भी महात्मा के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा लिखित और 1873 में प्रकाशित इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। और यह गुलामगिरी किसके ऊपर लिखी गई है? जो जाति व्यवस्था के खिलाफ या जाति व्यवस्था के ऊपर लिखी गई है, जिसमें इसकी आलोचना करी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार आया है यह पुस्तक किसकी है, कब लिखी गई, कब प्रकाशित हुई, किस विषय पर है, तो वो सारा आपका एक ही क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करें, इनका जन्म 1827 में हुआ, 1890 में इनकी निधन होता है। आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक इनको माना जाता है। जो वंचित समाज था, शोषित समाज था, उनके आत्मसम्मान, उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए इन्होंने कई सारे कार्य किए। इन्हीं के एक कार्य था 1873 में इनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज। क्वेश्चन आता है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, कब स्थापित हुआ? तो आप कहेंगे ज्योतिबा फुले थे, 1873। ठीक है, इन्हीं की रचना है गुलामगिरी। इनकी कुछ रचनाएं और हैं जैसे धर्म तृतीया रत्न, इन्हीं की रचना है। इशारा, इन्हीं की रचना है। शिवाजी की जीवनी, इन्हीं की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया था। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, उस दिन हमारा देश क्या बना था? उस दिन हमारा देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य बन गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बाद में संविधान में जोड़े गए थे, तो इन पर आपने टिक नहीं करना है। ठीक है,
संविधान वाली सीरीज में प्रस्तावना में जो जो शब्द लिखे हैं उनको कब कैसे जोड़ा गया, उनका क्या अर्थ है, वो सब हमने समझा था। संप्रभु का अर्थ हमने समझा था कि भारत अपने निर्णय जो है वो खुद लेगा, किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर या किसी भी बाहरी शक्ति के कहने पर वो अपने निर्णय नहीं लेगा, अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम होगा। लोकतांत्रिक का मतलब हमने देखा था कि यहां का जो शासन चलेगा या शासन की जो शक्ति होगी वो जनता के पास होगी, जनता जिसे चाहेगी वो यहां का शासन चलाएगा। और गणतंत्र की हमने बात करी थी, गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का जो प्रमुख होगा, जैसे हमारे देश का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, तो वो निर्वाचित होगा, न कि मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो पूर्वी घाट के बारे में भी हमने भूगोल वाली सीरीज में देखा था। पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु इन सब राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, पूर्वी घाट की जो लंबाई है लगभग वो 1300 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है वो लगभग 1600 किलोमीटर के करीब है। पूर्वी घाट 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो महेंद्रगिरी है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। तो ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है, यह अपने धन निष्कासन के सिद्धांत में कहा था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन बनता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। इस सिद्धांत में ये बताते हैं कि कैसे भारत का पैसा या भारत की जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी किस तरह से उनको इंग्लैंड ले जाया गया। ठीक है, इसी सिद्धांत में ये कहते हैं कि ब्रिटेन जो है वो भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, इनका जो यह धन निष्कासन का सिद्धांत है, यह इनकी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें भी बताया गया है। इस सिद्धांत की जो व्याख्या करी गई है वो एक दूसरी किताब है जिसका नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरसी दत्त के द्वारा जो किताब लिखी गई है, इस किताब को भारतीय इतिहास या भारत के आर्थिक इतिहास की पहली किताब माना जाता है। उस किताब में दादा भाई नौरोजी का जो ये सिद्धांत है इसे पूरी तरह से व्याख्या उसकी दी गई है। ठीक है, तो दोनों का नाम आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस भाषा को पूर्व का इतावली कहा जाता है। तो पूर्व का इतावली ये कहा जाता है तेलुगु भाषा को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो तेलुगु भाषा है इसे इतावली ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व की इतावली भाषा आप कह सकते हैं, इसे कहा गया था। यह किसने कहा था? यह क्वेश्चन भी सीएचएसएल में आया हुआ है। कहा तो तेलुगु को जाता है, यह नाम इसे दिया था निकोलो डी कॉन्टी ने। इसका नाम आपने पढ़ा होगा कई बार। 1420-21 के दौरान विजयनगर साम्राज्य में यह आया था। उस समय विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे वो देवराय प्रथम थे, उनके काल में यह आया और इसी ने तेलुगु को इतावली ऑफ द ईस्ट कहा था या पूर्व की इतावली कहा था। ठीक है, कौन सी तकनीक मोबाइल डिवाइस के लिए हाई स्पीड वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से संबंधित है? तो मोबाइलों में जो फास्ट इंटरनेट चलता है उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर होगा, आपने कई बार मोबाइल में देखा होगा, LTE। LTE का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म और इवोल्यूशन, ये इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है शोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कई बार तो पहले आपसे इनका क्रम पूछ लेता था कि अगर हम जमीन से, मान लीजिए ये जमीन है, यहां से अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं तो किस क्रम में ये परतें हमें देखने को मिलेंगी। तो कई बार आपसे क्रम पूछा जाता था परतों का। सबसे पहले होती है शोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ये इनका क्रम है। यहां पर क्रम नहीं पूछा है, सवाल है जो ये शोभ मंडल है और ये समताप मंडल है, इन दोनों को अलग करने वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? उसे ट्रोपोपोज कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रोपोपोज या शोभ सीमा भी इसको कहते हैं, यह शोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के अंत के बाद बोई जाती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन यह है, मानसून में आपको पता होना चाहिए मानसून के समय में कौन सी फसल बोई जाती है और मानसून के बाद कौन सी फसल बोई जाती है। हमने भारत की कृषि जब देखा उसमें बात करी थी रबी और खरीफ के बारे में। जो खरीफ की फसल है
उसे जून जुलाई में बोया जाता है, यानी मानसून के रूप में या मानसून के दौरान उसे बोया जाता है। खरीफ की फसल मुख्य रूप से मानसून काल की है, तो मानसून के समय में तो खरीफ को बोया जाएगा। मानसून के बाद शीतकाल में हम बोते हैं रबी की फसल। वही तो आपको पूछा है कि मानसून के मौसम के अंत के बाद कौन सी फसल बोते हैं। मानसून में तो खरीफ को बोते हैं, मानसून के अंत होने के बाद रबी की फसल को बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में इसे बोते हैं, अप्रैल मई में इसे काट लिया जाता है। ठीक है, जो खरीफ की फसलें होती हैं ये मानसून पर निर्भर हैं, और रबी की फसलें जो होती हैं वो शीतकालीन वर्षा जो होती है पश्चिमी डिस्टर्बेंस के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उन पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है। कई बार हमने इन रिटों के बारे में जाना है कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट है हमारे वो 226 के तहत इन रिटों को जारी करते हैं। 5 रिटें कौन कौन सी हैं इनके बारे में भी हमने डिटेल में जाना था। पहली होती है बंधी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हेबियस कॉर्पस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब यह रिट जारी होती है तो कोई कोर्ट व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश अधिकारियों को देता है, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, दूसरी होती है परम आदेश, जिसे मैंडमस कहा जाता है। इसका मतलब है आज्ञा देना, यानी पद अधिकारी जो होते हैं उनको कोर्ट आदेश देती है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। तीसरा है प्रतिषेध, जिसे निषेधता भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं। इसका मतलब है मना करना। कनिष्ठ कोर्ट को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकता है, यानी जो ऊपरी कोर्ट है वो निचली कोर्ट को आदेश जारी करती है कि यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसके माध्यम से। चौथा होता है उत्प्रेक्षणा, जिसे सर्टिरोरी कहा जाता है, और अधिक सूचित करे, यानी और जानकारियां हमें दे। इसमें क्या होता है उत्प्रेक्षणा में, अधीनस्थ न्यायालय को लंबित मामले को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश। यानी इस वाली रिट को भी ऊपरी कोर्ट अपने से निचली कोर्ट को जारी करता और कहता है आपके पास जो लंबित मामले हैं उन्हें हमारे पास भेजिए। ठीक है, इसके बाद आती है अधिकार पृच्छ, जिसे क्यू वारंटो कहते हैं, यानी किस अधिकार से। किसी व्यक्ति को लोक कार्यालय में अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है, यानी कोई व्यक्ति किसी पद के लिए अगर योग्य नहीं है तो कोर्ट क्यू वारंटो के तहत उससे पूछता है कि किस अधिकार से आपने ये कार्य किया। ठीक है, तो ये 5 रिटें हैं, बहुत बार पेपर में आती हैं, हमने इनका एक क्विक रिवीजन यहां पर देखा। नेक्स्ट है, जीमेल में एक ईमेल संदेश से जोड़ा जाने सकने वाला अधिकतम फाइल साइज निम्न में से कौन सा है। यानी जब हम ईमेल करते हैं तो फाइल हम भेज सकते हैं, उस फाइल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है, कितना साइज हो सकता है। ईमेल के साथ हम मैक्सिमम 25 MB तक की फाइल को भेज सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी ईमेल के साथ जब हम कोई फाइल अटैच करते हैं वह फाइल 25 MB तक की होगी तो ही वो जा पाएगी। अगर 25 MB से बड़ी होगी तो वह फाइल गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगी। जब आप उसको सेंड करेंगे तो जिसको आपने भेजा है उसके पास केवल लिंक पहुंचेगा, फाइल नहीं जाएगी। वो लिंक पर क्लिक करेगा और गूगल ड्राइव से फाइल को डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, 25 MB। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 और सवालों को यहां पर कवर किया। अतिरिक्त तथ्यों के साथ इन क्वेश्चंस को हमने देखा, जिससे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी अच्छे से रिवीजन यहां पर कर सकें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।